Hello children of 12th 11th class. Today we are taking the second portion of one dimensional motion. देखिए आर वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन या पोजीशन वेक्टर. डेल्टा आर, डेल्टा मतलब चेंज. डेल्टा कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है चेंज. तो डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन, तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा टी चेंज इन टाइम या टाइम टेकन. जैसे मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, 3 बजे से शुरू किया, 5 बजे तक किया, तो 2 घंटे लिया, तो ये क्या है, टाइम टेकन या चेंज इन टाइम. क्योंकि 3 बजे से 5 बजे तक किया तो चेंज इन टाइम हुआ 2 घंटे. फिर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी मतलब चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी. इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं वी एवरेज. और इसी में अगर हमने ये कंडीशन लगा दिया कि ये जो एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है ये बहुत ही छोटे समय के लिए निकाली गई, डेल्टा टी 0 के ऊपर रहा, इसको हम डी आर बाई डी टी कहते हैं. और ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एक इंस्टेंट में ये वेलोसिटी नापी जाती है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसको v सफिक्स आई भी कहते हैं. अब हमने ऐसे कर दिया डेल्टा v, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t कर दिया, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन. कैसा, एवरेज. अगर इसी में हमने कंडीशन लगा दी लिमिट, तो डेल्टा टी 0 की ओर बढ़ रहा, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये हो गया डी वी बाई डी टी, और ये हो गया एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस हो गया ये. अब ये ठीक है. तो इस तरह से सबसे पहचान कर लीजिए आप. ठीक है. इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ा सकते हैं. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं डी वी बाई डी टी, और v को कह दें ये वेलोसिटी हो गई इंस्टेंटेनियस. कुछ ना लिखा हो तो इंस्टेंटेनियस होती है, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी. याद करिए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होगी, डी आर अपॉन डी टी. तो ये हो जाएगा डी डी, तो डी टू आर अपॉन डी टी इंटू डी टी हो गया डी टी स्क्वायर. इट इज कॉल्ड सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कहलाता है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो अगर किसी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और घट रही है तो हो जाएगा निगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन. उसका एक और नाम है रिटार्डेशन. अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो उसको एक्सेलरेशन ही कहते हैं. वेलोसिटी घट रही है तो इसको भी एक्सेलरेशन ही कहेंगे, लेकिन अपन चाहें तो डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं. जैसे ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी देखिए बढ़ रही है, अब बढ़ रही है, और ये देखिए ये बढ़ रही है. एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया. अब देखिएगा ये डी एक्सेलरेशन है. ठीक है. तो ये आपने समझ लिया. अब अगर किसी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है ऐसे, और वेलोसिटी जो रहती है वो बदलती जाती है. ऐसे एक्सेलरेशन, ऐसे मोशन के लिए ही बनाया जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दीज आर द इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. These are for
यूनिफॉर्मली accelerated motion means the motion in which acceleration is constant, acceleration vector जिसमें constant हो, मतलब acceleration का मैग्नीट्यूड भी constant हो, डायरेक्शन भी constant हो। अगर कोई वेक्टर constant है मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही constant। तो अगर किसी मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसी के लिए बनाए जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको बता दें इक्वेशन ऑफ मोशन आप 9th में भी पढ़ चुके होंगे, मैं बता देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है। तो पहला होता है v = u + at, दूसरा होता है s = ut + kt²/2, तीसरा होता है v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं। तो इनका डेरिवेशन ग्राफ के द्वारा भी होता है, एनालिटिकल मेथड के द्वारा भी होता है, लेकिन 11th में आपके कोर्स में है देयर डेरिवेशन बाय कैलकुलस। तो डेरिवेशन हम लेते हैं, इनको प्रूव करते हैं बाय कैलकुलस। एग्जाम में आएगा कि कैलकुलस के द्वारा आप प्रूव करिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, इनका नाम यही है। तो आइए पहला प्रूव करते हैं। इसमें आइए पहले पहचान तो हो जाए। मान लीजिए कोई बॉडी जा रही है ऐसे, यहाँ पे है, यहाँ से जा रही है और एक्सेलरेट हो रही है, और उसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कांस्टेंट है, यानी एक बराबर से एक्सेलरेट हो रही है। एक बराबर एक्सेलरेट होने का मतलब है कि जैसे वेलोसिटी बढ़ रही और बढ़ती जा रही, उतना ही एक बराबर से यूनिट टाइम में एक बराबर बढ़ रही है। जैसे किसी की वेलोसिटी मान लीजिए 10 है तो 12, 14, 16, 18 ऐसे। तो किसी भी जगह पे उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u है, फिर आगे जाके कहीं पर उसकी वेलोसिटी हो गई v, और यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कहा कैपिटल S, और एक्सेलरेशन a है। यहां से यहां जो टाइम लगा t, तो u यहां हम मानते हैं एक घड़ी हमारे पास है, तो जब यहां पे बॉडी थी तो हमने वो घड़ी स्टार्ट कर दिया। घड़ी स्टार्ट कर दिया मतलब उस समय टाइम था 0। जब बॉडी यहां पहुंची तो उसमें मान लेते हैं कि घड़ी में टाइम इतना हो चुका था, कांटा यहाँ आ चुका था, यानी टाइम t हो गया था। ये घड़ी है जो लेके चल रहे हैं साथ में, तो 0 टाइम है इनिशियल, तो इसीलिए u को कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट 0 टाइम, और v को कहेंगे वेलोसिटी एट टाइम t टाइम पे वेलोसिटी, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। a एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो अब आइए हम लोग एक एक डेरिवेशन लेते हैं। जैसे हमने पहला लिया डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम कैलकुलस के द्वारा प्रूव करेंगे। और एक ही डायरेक्शन में मोशन चल रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन, इसीलिए हम लोग वेक्टर साइन को हटा देते हैं, क्योंकि पता है कि एक ही डायरेक्शन में है। ऐसे है तो पॉजिटिव, ऐसे है तो नेगेटिव, लेकिन है एक ही लाइन पर। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेक्टर साइन को हटा देते हैं और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे s लिख देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन अभी काम नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ लेते हैं। अभी मैं पहला ड्राइव कर रहा हूँ ना, प्रूफ पहला वाला ये इक्वेशन प्रूव कर रहा हूँ। तो वी नो, हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt। तो dv इज इक्वल टू a dt। अब दोनों तरफ हमने
इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रल में हम लिमिट रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे लिमिट रखेंगे वेलोसिटी की, तो शुरू में वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई। और यहाँ पे लिमिट उसकी रखी जाती है जो d के साथ होता है, यानी टाइम के लिमिट। शुरू में टाइम 0 था, बाद में टाइम t हो गया। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। फार्मूला मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फार्मूला होता है इंटीग्रल dx इज इक्वल टू एक्स। तो इंटीग्रल dv हो जाएगा v, और a कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल a dt, और लिमिट आएगी 0 टू t। अच्छा, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट अब ब्रैकेट में रख जाएगी ऐसे। तो लिमिट की पुटिंग करेंगे कैसे? v की जगह पहले v रख दीजिए, फिर v की जगह u रख दीजिए, और दोनों को घटा दीजिए। अब यहाँ लेते हैं इंटीग्रल dt। जब इंटीग्रल dx हुआ x, तो इंटीग्रल dt हुआ t, और लिमिट रख देंगे 0 से t। तो ये आ गया v माइनस u, ये वाला ब्रैकेट खोल दिया, a। और लिमिट रखने का तरीका ये है कि इसकी जगह पहले अपर लिमिट रख दीजिए, फिर लोअर लिमिट रख दीजिए, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो t की जगह t रखेंगे तो t, फिर t की जगह 0 रखेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो अब देखिए फार्मूला बन गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि ए टी है ये। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन सही प्रूव हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए उसको प्रूव करते हैं। वी नो, हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इसका यूज कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम एक काम करते हैं, यहाँ dt सब जगह लगा देते हैं, सब जगह dt अप्लाई कर देते हैं। अब आप जानते हैं v dt होता है ds, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि v होता था ds अपॉन dt। तो यहाँ से v dt हो जाएगा ds, u dt तो u dt हो जाएगा प्लस ए टी डी टी। अब हम यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट रखेंगे किसकी? s की। तो s डिस्प्लेसमेंट शुरू में क्या था? 0 था, बाद में s हो गया। यहाँ लिमिट रखेंगे किसकी? टाइम की। तो टाइम शुरू में 0, बाद में t हो गया। यहाँ भी टाइम की लिमिट रखेंगे 0 से t। और जानते हैं ds क्या हो गया? s, और लिमिट रखेंगे 0 टू s। u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि जो जो टाइम बदलेगा ये फाइनल वेलोसिटी बदलती जाएगी। अब इन्होंने टाइम इतना लिया तो वेलोसिटी इतनी आई, अब टाइम इतना लेते वेलोसिटी कुछ और आती। तो u को बाहर खींच लीजिए, इंटीग्रल dt हो जाएगा t, और लिमिट रखेंगे 0 टू t। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए, तो अंदर बचेगा इंटीग्रल t dt, लिमिट आएगा 0 टू t। ठीक है। अब यहाँ लिमिट पुट कर देंगे s माइनस 0 u, और यहाँ लिमिट रखेंगे t माइनस 0 प्लस a। ये t पावर 1 dt है। इंटीग्रल t पावर 1 dt क्या होगा? इंटीग्रल t पावर 1 dt, ये किस फार्मूले से हो जाएगा? फार्मूला होता है इंटीग्रल x पावर n dx, जो कि हो जाता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये है फार्मूला। हमने यहाँ पे इंटीग्रल के दो फार्मूले यूज किए इसमें, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू एक्स। एक तो ये फार्मूला हमने यूज किया, और हाँ एक फार्मूला और यूज किया है। 3 फार्मूले हमने इंटीग्रल के यूज किए हैं।
इंटीग्रल सी डी एक्स, सी बाहर चला गया, इंटीग्रल डी एक्स, ये फार्मूला हमने, तो इंटीग्रल के आज हमने 3 फार्मूले यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सो s माइनस 0 माने s, u टी प्लस इंटीग्रल टी डी टी, फार्मूला था इंटीग्रल x डी एक्स पावर n डी एक्स, तो x की पावर n+1 हो गया था नीचे n+1। तो वैसे ही देखिए x की जगह यहाँ पे t है और n की जगह 1 है, तो ये क्या हो जाएगा t पावर 1+1 अपान 1+1 और लिमिट यहाँ पे आ जाएगी 0 टू t। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस ये हो गया t² अपान 2 0 टू t, तो हो जाएगा यू टी प्लस लिमिट कैसे पुट करेंगे, t की जगह t पुट कर दीजिए, फिर t की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो t²/2 माइनस 0²/2, तो ये क्या हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस, अच्छा यहाँ पे एक a है, देखिए a भी था, a वही t पावर 1+1 अपान 1+1 और लिमिट आएगी 0 टू t, उसी को यहाँ भी हमने लिख दिया है, सेम लाइन यहाँ हो गई, तो ये हो गया a, तो at²/2, तो यहाँ पर ये फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान दें अच्छे से, 2 फार्मूले हमने प्रूव कर लिए। तो तीसरा फार्मूला हम लोग अगले लेक्चर में प्रूव करेंगे और इसको ध्यान से इन चीज़ों को देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रारंभ क्वेश्चन आज का ये है कि आज डेरिवेशन करते समय हमने कैलकुलस के कितने फार्मूले उपयोग में लाए। ऑप्शन 1 1 फार्मूला, ऑप्शन 2 2 फार्मूले, ऑप्शन 3 फार्मूले, ऑप्शन 4 फार्मूले, कितने फार्मूले कैलकुलस के आज हमने यूज में लाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।